हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है स्टडी वेदा विद अनुज में। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि जीएस के अंतर्गत हम कौन कौन से विषय को पढ़ेंगे, तो उसको मैंने डिटेल में समझाया था। आज हम अपनी प्रॉपर क्लास लेकर के आ गए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेगी, लेकिन आपको इसमें जितना भी पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, ताकि एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना ना पड़े। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जाते हैं, केवल वही पढ़ाए जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आज हम अपना जो पहला सब्जेक्ट लेकर के आए हैं वो है इतिहास का। हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक है। तो आज हम इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। और इतिहास एक सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं है कि इस इतिहास में कहीं से कुछ भी पढ़ लेंगे। तो हम क्या किस तरह पढ़ेंगे आज हम उसको समझाएंगे, और कल से फिर हम अपनी जो हमारा पहला टॉपिक होगा उस पर क्लास लेकर के आएंगे। तो सभी ध्यान से समझना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना, ताकि सबका भला हो सके। और ये जो वीडियो है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है इनका। जो गरीब बच्चे नहीं कोर्स लेकर के पढ़ सकते उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसलिए सबके पास शेयर कर देना। शेयर करने में किसी का कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन किसी का जीवन भर का सपना साकार हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। जो हमने जैसे कि आपको बताया कि हम जो अपना आज टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम इतिहास का, इतिहास के सिलेबस का। इतिहास हमारा विषय चलेगा, पहले इतिहास चलेगा, उसके बाद ज्योग्राफी चलेगा, और फिर उसके बाद देखते हैं जौन सा भी जिसकी डिमांड आएगी वही सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। लेकिन पहले हम इतिहास करेंगे, क्योंकि इतिहास ही वो सब्जेक्ट है जिससे हर चीज की नींव रखी जाती है। जैसे इतिहास और भूगोल मिलाकर के ही हमारा सब कुछ चलता है। पहले हम इतिहास को समझेंगे, किस प्रकार परिवर्तन हुए, किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार राज व्यवस्था थी, किस प्रकार हमारी कला संस्कृति थी, आर्किटेक्ट था किस प्रकार। तो इस तरह हम समझेंगे कि इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, और इतिहास के बाद फिर भूगोल को हम समझेंगे। तो इतिहास को हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा है हमारा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास। लेकिन आधुनिक इतिहास के साथ साथ ही हम विश्व के इतिहास को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम विश्व के इतिहास को भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो प्रारंभ से, यानी कि जब से सृष्टि, या फिर बोले तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई, और जब तक का हम देखेंगे कि कोई हमें साक्ष्य मिला, तो वो सब हम वहां से हम इसको प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ का मतलब ये नहीं है कि जब पृथ्वी बन गई हम तभी से पढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी बनने के बाद जब जीव की यहां पर उत्पत्ति हुई, कोई घटना घटित हुई, तो जो सबसे पहले साक्ष्य मिला उसको हम प्रारंभ मानेंगे। और उस प्रारंभ से लेकर के जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है वो लगभग लगभग 700 ईस्वी तक का हम देखेंगे। 700 ईस्वी तक प्रारंभ, ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक का हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो मध्यकालीन है, मध्यकालीन को हम लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो आधुनिक भारत है 1750 से लेकर लगभग 2000 तक का हम इसको पढ़ेंगे। मुख्यतः इसमें होता है 1750 से लेकर जब भारत आजाद हुआ उस टाइम तक का जो हमारा इतिहास है, 1750 से भारत की आजादी तक का। लेकिन कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट हम 2000 तक का भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय तक बहुत परिवर्तन हुए और इसी के साथ
इसलिए 2000 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ हम विश्व इतिहास भी पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे, जैसे 65 का युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, तो इन सबको भी हम इसमें लेकर के चलेंगे। फिर अब हम देखते हैं, चलो ये तो है बाद की बात, लेकिन हम जैसे प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्राचीन इतिहास में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल का जो हमारा समय है वो प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व तक का है। ये कोई डेट फिक्स नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। अलग अलग स्रोत में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तिथियां दी हुई होती है। प्राचीन भारत जो हमारा है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। जो फिक्स होगा वो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि भाई ये फिक्स है, ये डेट आपको याद करनी। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि 2500, कहीं आपको देखने को मिल सकता है 2450 ईसा पूर्व, कहीं आपको देखने को मिल सकता है 3000 ईसा पूर्व, कहीं देखने को आपको मिल सकता है 2200 ईसा पूर्व। तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। हम देखेंगे कि जो हमारा पाषाण काल है वो प्रारंभ से 2450 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद पाषाण काल को भी हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी भी आपको डेट कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन हम कह सकते हैं 2400 ईसा पूर्व से 1750 या 1600 ईसा पूर्व तक। क्योंकि कोई भी अगर हमारा कालखंड है वो एकदम से समाप्त नहीं होता, उसको समाप्त होने की एक कहानी रची जाती है, धीरे धीरे वो काल समाप्त होता है और उसी के साथ साथ दूसरे कालखंड का उदय होता है। तो एक साथ दो दो कालखंड चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई पाषाण काल था 2450 में खत्म हो गया, वो 2000 तक चला, वो 1500 ईस्वी ईसा पूर्व तक भी चला, एकदम से खत्म नहीं होता। उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता भी चली, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई, पाषाण काल भी खत्म नहीं हुआ, उसके काल साथ में वैदिक काल भी चल गया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई कालखंड समाप्त हो जाता है। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2450 से 1750 ईसा पूर्व तक का हम इसको पढ़ेंगे। वैदिक काल जो हमारा है इसको हम दो खंड में देखते हैं, दो पार्ट में हम वैदिक काल को पढ़ेंगे, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल मैं आप यहां पर पूरी समय अवधि लिखूंगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन वैदिक काल में भी दो कालखंड है, एक प्रारंभिक वैदिक काल जिसमें आपका ऋग्वेद का उदय माना जाता है, और फिर इसके बाद देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के साथ ही लौह संस्कृति का भी उदय होता है। उत्तर वैदिक काल प्लस लौह संस्कृति दोनों साथ साथ चलती है। और जैसे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो समय था इनके बीच में हमारी ताम्र पाषाण काल संस्कृति, ताम्र संस्कृति और कांस्य युगीन संस्कृति। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन संस्कृति बोलोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों कालखंड एक साथ ही चल रहे थे। तो इनको भी हम देखेंगे। अभी यहां थोड़ा शॉर्ट में है, जब प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा, और कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहो। 600 ईसा पूर्व तक का हमारा वैदिक काल चलता है, और इसी के साथ मैंने आपको बताया 1000 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के हमारा लौह युगीन संस्कृति, लौह युग की शुरुआत भी इसी के साथ होती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपने देखा सिंधु घाटी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, आप उस बात की टेंशन मत लो। जिस किसी को नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये आप में से बहुत को पता भी होगा कि एक नगरीकृत सभ्यता थी। इसमें नगरों का विकास हुआ, सब कुछ सुसंगठित सुसंयोजित तरीके से इसमें चल रहा था। जैसे आपको पता है सड़कें भी समकोण पर काटती थी,
आज के समय में ऐसा नहीं है जैसे आज के टाइम में कोई अपने घर के बाहर छज्जा निकाल देता है, कोई अपने बाहर पैडिया निकाल देता है, रास्ते पहले ही कम है में निकल करके और कम हो जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन उस समय आप देखोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसने प्रकार से ऑर्गेनाइज सब चीज थी। वहां पर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि तुमने मेरे घर के ऊपर छज्जा निकाल दिया, मेरे घर के बाहर पैडियां उतार दी, ये देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ वहां पर पूरा नगर एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाया गया था। लेकिन आपको पता है जैसे अभी कोरोना काल आया तो हमारे बहुत से भाई बहन बड़े बड़े शहरों में, नगरों में अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से गए हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा अचानक जब कोरोना काल आया तो सभी नगरों को छोड़ करके गांव की तरफ सबने प्रस्थान किया। क्यों भाई? जब अपना सारा बिजनेस वहां पर है, अपनी नौकरी वहां पर है, तो वहां भी रह सकते थे। लेकिन बहुत लोगों ने गांव की तरफ रुख किया। और आप देखते भी होंगे जो शहर में रहते हैं उनको पता ही है हर तरह की कितनी प्रॉब्लम होती है। भाई दूध वहां पे सही नहीं मिल पाता, पानी वहां सही नहीं मिलता, हवा हवा वहां सही नहीं मिलती, खान पीन सब बेकार है। तो इस तरह लेकिन गांव में अगर आप देखोगे लगभग लगभग सभी घर में गाय भैंस होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है, वहां का शुद्ध दूध मिलता है। सभी आप देखते हो जैसे बड़े बड़े घेर है वहां पर पेड़ पौधे होते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलती है। और साथ साथ जो किसान वर्ग है वो अपना गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, सरसों ये सब अपना उसका खेत में उगता है, मेहनत करता है, वो शुद्ध मिलता है उसको खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई शहर में चला गया तो उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। गांव में भी तरक्की है लेकिन स्वास्थ्य संबंधित और बहुत सी कठिनाइयों से जो गांव के लोग हैं वे आज भी बचे हुए हैं। अभी फिलहाल की जो इजराइल ईरान का युद्ध चला हुआ है तो आपने बीच में देखा होगा गैस की बहुत समस्या बन गई, घंटों घंटों लंबी लंबी लाइन में लगा रहना पड़ता है। अब गैस की समस्या किसको सबसे ज्यादा है? जो शहरों में रहते हैं। गांव में रहने वालों के लिए उतनी ज्यादा समस्या नहीं है। हालांकि आज के समय में ये शहर का कल्चर देख देख के, ट्रेंड देख देख के गांव वाले भी उस तरफ रुख कर रहे हैं कुछ। लेकिन आप देखोगे कि आज भी गांव में अगर गैस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वे गाय भैंस के जो गोबर करते हैं उनके उफले होते हैं, उनसे अपना खाना बन जाएगा। चूल्हा या अंगीठी जो भी आपके यहां पर बोलते होगे वो चल जाएगी। तो उन्हें कोई इतनी ज्यादा निर्भरता नहीं है गैस पर। तो इस तरह आज भी कुछ सुविधाएं गांव में ज्यादा है जो शहर में हमें नहीं मिल पाती, और मिलती है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। गांव में आपको एक उफला 2 रुपए 3 रुपए का मिल जाएगा लेकिन शहर में वो 10 रुपए का भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पर है ही नहीं। और यही सेम कोरोना टाइम पर हुआ था। जब कोरोना आया तो वहां पर बहुत सी सुविधाएं शहर में उनको नहीं मिल पा रही थी। वहां की भीड़ भाड़, वहां का वातावरण, वहां का सब कुछ वहां पर दिक्कत में थे वे, तो इसलिए गांव की तरफ उन्होंने रुख किया। तो इसी तरह आप यहां देखोगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीकृत सभ्यता थी। लेकिन अचानक क्या परिवर्तन हुए कि नगर का जो विकास था वो नगर का विकास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और वैदिक काल जो था ये ग्रामीण सभ्यता थी, नगर से ग्रामीण में, और ग्रामीण से पुनः महाजनपदास यानी कि महाजनपदों का उदय हुआ। यानी कि पहले नगरीकृत थी, फिर ग्रामीण हुई, फिर नगरीकृत हो गई। तो इस तरह आप देखोगे कि परिवर्तन किस प्रकार होता है। महाजनपद में आपको नए नए जनपदों का उदय देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहां पर हम इनके साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे महाजनपद का उदय हुआ तो बड़े बड़े और महाजनपद
जनपद भी बोल सकते थे। महाजनपद क्यों बोला? क्योंकि वे बहुत बड़े बड़े विशाल थे। लेकिन क्या एकदम से इतने विशाल बन गए? नहीं। पहले ग्रामीण से कई ग्राम जुड़े, एक छोटा नगर बना, फिर कई छोटे नगर जुड़कर एक बड़ा नगर बना, फिर उन बड़े नगर को जुड़ करके कई बड़े नगर जुड़ करके एक महाजनपद बना, और इस तरह कई महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद होते हैं इसमें, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। महाजनपद में फिर इसके बाद जब आपने देखा होगा जहां पर प्रशासन शासन का अंकुश नहीं रहता, वहां की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है। तो इसी एक हमारे आचार्य हुए महान आचार्य, महान गुरु, महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने इस बात को समझा कि जब तक एक भारत एक सूत्र में नहीं बंधेगा तब तक भारत और अखंड भारत, भारत तो आपका आज का ही है, लेकिन अखंड भारत जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब हिस्से, म्यांमार, ये सब भारत के हिस्से थे। ये आपको देखने को मिलेगा। तो चाणक्य ने समझा कि जब तक एक सूत्र में एक राज्य, एक राजा नहीं हो सकता, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता और देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये जो आचार्य की सोच थी, इसने भारत को एक सूत्र में बांधा और वहां से एक उदय हुआ मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य अखंड भारत का एक वो महान हिस्सा था, जो ये साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को, पूरे अखंड भारत को एक धागे में पिरोया। तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य है वो 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का ये है। इसी का ही फिर मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा। तो और अंतिम अवस्था भी बोल सकते हैं, जैसे आदमी बच्चा होता है, बच्चे से वो जवान होता है, और जवान से फिर वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाता है और फिर वो इस संसार में विलीन हो जाता है। तो वही साम्राज्य होता है। पहले साम्राज्य बच्चा होता है, फिर वो परिपक्व होता है और फिर वो धीरे धीरे वृद्ध होकर के समाप्त हो जाता है और अगले साम्राज्य का उदय होता है। यही हम इसमें देखते हैं। तो इसको हमने बोला मौर्योत्तर, यानी कि मौर्य के बाद का समय, मौर्योत्तर साम्राज्य। ये हम देखेंगे 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक का। यहां एक बात ध्यान देने की है, 185 ईसा पूर्व यानी कि जो हमारा कालखंड चलता है ईसा मसीह के जन्म से पहले और बाद। यानी कि जैसे आप बोलते हो 0, -1, -2, -3, -4, तो ये पीछे को हटता हुआ चलता है। और जब आप प्लस में चलते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। तो यहां आप देखेंगे कि जो भी ईसा पूर्व होगा वो जितना बड़ा होगा, जितना पीछे की तरफ जाएगा वो उतना पुराना होगा, और जितना छोटा संख्या होगी वह उतनी ही नहीं होगी। जैसे कि हम बोले सिंधु घाटी सभ्यता 2450 ईसा पूर्व, तो वो बहुत पुरानी हुई। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व, तो ये बहुत पास का समय हुआ हमारे। तो इस तरह जितना छोटी संख्या होगी वो उतना ही नया समय होगा। और फिर उसके बाद ये जो इधर चलेगा माइनस की तरफ ये होगा ईसा पूर्व, और जो इधर चलेगा प्लस की तरफ ये होगा ईसवी। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ हमने उसको 0 मान लिया। उससे बाद का जो कालखंड शुरू हुआ वो हो गया ईसवी, या ईसा मसीह के बाद का समय। तो ये बात समझिए आप। तो जो मौर्योत्तर साम्राज्य था वो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक का समय हमारा मौर्योत्तर साम्राज्य का था। फिर धीरे धीरे कुछ समस्याएं समाज में व्याप्त होने लगी, कुछ व्यवस्थाएं खराब होने लगी, कुछ आदमी अपने मन से अलग सोच, अलग विचारधारा के हिसाब से चलने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मौर्योत्तर साम्राज्य खत्म हो गया। मौर्योत्तर साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और गुप्त साम्राज्य का उदय होना शुरू हो गया।
तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि कोई भी साम्राज्य है, अब मान के चलो ये इतना बड़ा साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य जब हुआ तो मान के चलो कहीं गुप्त साम्राज्य इतना था, लेकिन उसका उदय हो गया, तो इस तरह हम देखेंगे 319 ईसा पूर्व, लेकिन गुप्त साम्राज्य का समय 250 ईसा पूर्व, यानी कि ये जो मौर्योत्तर साम्राज्य का कालखंड था ये, और जो गुप्त साम्राज्य का था ये साथ साथ चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गुप्त साम्राज्य था ये बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और फिर एक समय ऐसा आया जब इसने पूरे मौर्य साम्राज्य को खत्म कर दिया और पूरे मौर्य साम्राज्य पे इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे गुप्त साम्राज्य, और वो हुआ 300 ईसा पूर्व के बाद से स्टार्ट। तो जो गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हुआ वो हो गया 250 ईसा पूर्व, लेकिन पूर्णतः जो स्टार्ट हुआ वो 320 ईसा पूर्व के आसपास। मैंने आपको पहले ही बताया यहां पर कोई भी डेट फिक्स नहीं है, प्राचीन भारत में कोई डेट फिक्स नहीं है, इस बात को आप समझिए। तो ज्यादा समय पर ध्यान मत दो, बस अपना कंसेप्ट क्लियर करो। फिर गुप्त साम्राज्य जो था 550 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन सेम जिस तरह मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अपना युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ चला, उसी तरह फिर गुप्त साम्राज्य भी ऐसे हुआ। तो फिर उसके बाद गुप्तोत्तर साम्राज्य आया 550 ईसा पूर्व से 747 ईसा पूर्व, और जब 747 ईसा पूर्व पर आए तो गुप्त साम्राज्य जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको बताया था मध्यकालीन भारत 700 ईसा से 1750। तो जब मध्यकालीन को हम देखेंगे तो मध्यकालीन में हम देखेंगे कि जो हमारा इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का उदय शुरू हो गया। तो जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ उसके बाद इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ बाहरी आक्रांता भारत में आना शुरू हुए। भारत में आने के बाद उन्होंने अपना धर्म फैलाना शुरू किया। तो उस समय को बोलते हैं हम, जब इस्लाम और इस्लाम धर्म भारत में स्थापित हो गया, तो उस समय के जो कालखंड है और उसके जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो राजा हुए वे सब मध्यकालीन समय को हम देखते हैं 1700 ईसा से 1750 ईसा तक, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हम मध्यकालीन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई भी देश, कोई राज्य, कोई देश वो अपनी आर्थिक उन्नति चाहता है और उसका सर्वप्रथम ध्यान उस जगह पर पड़ता है। जैसे प्राचीन भारत में आप देखोगे कि एक समय ऐसा आया जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया, और उसी से आकर्षित होकर जो महमूद गजनी थे, इस तरह के जो आक्रांता भारत में आए, तो क्या उनका विचार कोई नेक नहीं था? उनका विचार केवल लूटपाट मचाना और भारत जैसे संपन्न देश को लूट करके ले जाना था। भारत ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार की संस्कृति, सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार की बोलियां यहां पर है, और व्यापार में भी भारत बहुत उन्नत था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाया। तो इसी तरह फिर आधुनिक काल जो हमारा आया 1750 से, तो उस समय भी 1600 ईस्वी के आसपास जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वे भारत में आना शुरू हुए। उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, धीरे धीरे भारत को लूटना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और पूरे भारत में अपना शासन शुरू कर दिया। उसी बीच हमारे जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी हमारे नेता उभरे, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, और 1947 में फाइनली भारत को आजाद करा लिया गया। और भारत उसके बाद से अपनी आर्थिक उन्नति कर रहा है और धीरे धीरे विकासशील सब से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ये आप सब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे और विश्व में पढ़ेंगे कि जिस टाइम भारत में कोई घटना घटित हो रही थी उसी तरह विश्व में भी कहीं कोई घटना घटित हो रही थी। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, और कल हम आपको प्राचीन, पहले हम आपको समझाएंगे इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास को हम किस प्रकार पढ़ते हैं ये समझाएंगे, और फिर अगर कल समय रहा तो फिर हम पाषाण काल कल से स्टार्ट कर देंगे। और इसके जो
विभाजन की जो पद्धति है वो भी अलग अलग है। ये तो मैंने आपको एक सिलेबस के हिसाब से समझाया, लेकिन आप देखोगे कि इतिहास, पाक इतिहास, अर्ध इतिहास, ऐतिहासिक, ये सब हम इसमें देखते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं कल आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। और इस क्लास को अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।